हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 और 15 तारीख के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। जो भी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में खबरें रही आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, उन सबको अपने इस वीडियो में हम लोग समाहित करते हैं। डेली शाम को 7:30 बजे ये वीडियो आपको मिल जाती है। इसमें हम लोग दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई में रहे महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं। साथ ही साथ आकाशवाणी की खबरों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। वीडियो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो आरओ की परीक्षा हो, यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, बिहार पीसीएस की परीक्षा हो, झारखंड पीसीएस की परीक्षा हो, उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा हो, आरपीएससी की परीक्षा हो, या सीजीपीएससी तथा जेपीएससी की परीक्षा या एमपीपीएससी की परीक्षा, कोई भी परीक्षा जो स्टेट पीसीएस की है, उसके साथ साथ अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं जैसे यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एस की कोई भी परीक्षा, सबके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। डेली शाम को 7:30 बजे ये पर डे डेली करंट अफेयर का वीडियो होता है। शाम को 7:30 बजे लाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि पूरे दिन भर की जो रही महत्वपूर्ण खबरें हैं वो खबरें आपके समक्ष प्रस्तुत की जाए, जिनसे आप कॉन्फिडेंस रहे परीक्षा के दृष्टिकोण से। जो आपका करंट अफेयर का फोबिया रहता है वो फोबिया हमेशा के लिए दूर रहे। इस क्लास से इतर देखा जाए तो ये क्लास जो है हमारी एक पैकेज के फॉरवर्ड में है। इस पैकेज के फॉरवर्ड में आपको बहुत सी चीजें मिल जाती है, जैसे रिवीजन के लिए आपको क्लास पीडीएफ, पीपीटी इत्यादि प्रोवाइड कर दी जाती है। साथ ही साथ डेली एमसीक्यू टेस्ट होता है। डेली एमसीक्यू टेस्ट के साथ साथ में महीने के एंड में एक फुल टेस्ट होता है। फुल टेस्ट भी आप दे सकते हैं। और इसके साथ में जो क्लास पीपीटी होती है, क्लास पीडीएफ होती है, तो क्लास पीडीएफ को हम लोग कंपाइल करके महीने के एंड में आपको प्रदान करते हैं। और इसके लिए हमने एक पैकेज बना रखा है। पैकेज को कैसे, आप क्या क्या चीजें हैं पैकेज में, आइए एक बार देख लेते हैं। जो ये हमारा मासिक पैकेज है, बेसिकली ये मंथली पैकेज है। ठीक है, फरवरी से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। 1 फरवरी से हमारा मंथली पैकेज स्टार्ट हुआ था, फरवरी मार्च, और ये तीसरा महीना है पैकेज का। इस पैकेज में आपको क्या क्या चीजें मिलती है? पर डे तो आपको 7:30 बजे यूट्यूब पर वीडियो फ्री मिल जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ में डेली क्लास पीडीएफ और पीपीटी ऐप के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। जो पिक्टोरियल पीपीटी होती है वो आपको ऐप पे मिल जाती है। डेली प्रिंटेबल पीडीएफ आपको दी जाती है। जो प्रिंटेबल पीडीएफ, प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ है, आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। साथ साथ में मंथली पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। एक वन फुल लेंथ टेस्ट होता है करंट अफेयर का। साथ ही साथ डेली एमसीक्यू टेस्ट होता है आपका। जो भी आप डेली पढ़ते हैं उसको एमसीक्यू फॉरवर्ड में आप जाके खुद से टेस्ट देके अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आप इस पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और पैकेज को ज्वाइन कैसे करेंगे? आप हमारे जाइए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में जो हमारा पैकेज है उस पैकेज का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और उस पैकेज का मूल्य सिर्फ 25 रुपए है। 25 रुपए महीने में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वो भी 25 रुपए पे नहीं करना है। अगर आप इस वीडियो में जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप जाएंगे तो आपको 25 रुपए पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिंपल सा जाइएगा, गूगल खोलिएगा, SSGCP आप सर्च करिएगा। या तो आप हमारे ऐप के माध्यम से जाइए, घटना चक्र ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से जाइए। या तो गूगल से जा रहे हैं तो आपको ऐसे जाना है। ठीक है, ओपन करिएगा और सीधे यहाँ पर वीडियो लेक्चर का जो स्लॉट दे रखा है इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप वीडियो लेक्चर के स्लॉट पर क्लिक करेंगे आपको एक लाइन से देखें यहाँ पर तो पूरा पैकेज दिख जाएगा। ठीक है, इस पैकेज में सबसे पहले आपको अप्रैल, फिर मार्च, फरवरी का दिख जाएगा। नव्य धारा बैच का वीडियो क्लासेस जो सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आप क्लिक करिएगा अप्रैल महीने पे। जैसे ही आप अप्रैल महीने पे क्लिक करेंगे आपको एक तरफ से यहाँ लाइन से देखिए वीडियो लगा हुआ है। ठीक है, वीडियो एज इट इज वीडियो जैसे हमारी चलती है वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो आप प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं पूरा। ठीक है, सारी चीजें ऐसे मिल जाती हैं। उसके बगल में पीडीएफ लगा हुआ है जो क्लास पीपीटी होती है, और टेस्ट लगा हुआ है। इसमें 10 एमसीक्यू के टेस्ट डेली आपसे पूछे जाते हैं। महीने के एंड में एक फुल टेस्ट होता है, जो फुल टेस्ट यहीं पर इस स्लाइड में सबसे नीचे लास्ट में जब महीना अंत होता है तो महीने के अंत में लगा दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज थी। अब इसको आप बिना 25 रुपए पे किए और उससे कम दाम में कैसे ले सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे आपको सेल प्राइस दिख जाएगा 25 रुपए। 25 रुपए आपको दिखेगा। और जैसे ही बाय नाउ पर आप क्लिक करेंगे तो अगले जैसे ही पेज पर जाएंगे तो ऊपर एक कॉइन का ऑप्शन दिखता है। आप कॉइन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अगर आपके वॉलेट में कुछ कॉइन होंगे, कॉइन नहीं है तो आप घटना चक्र की जो आपने बुक पहले परचेज कर रखी है उसमें आगे क्यूआर कोड दे रखा है। 50 रुपए कॉइन का क्यूआर कोड दे रखा है, आप उसको स्कैन करिएगा। ठीक है, उसको स्कैन करने के बाद में क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पर। और फिर ये मूल्य जो 25 रुपए दिख रहा है ये घट के कितना हो जाएगा? 18 रुपए 75 पैसे हो जाएगा। और 18 रुपए 75 पैसे यानी कि पूरे महीने में देखा जाए तो 2 कप चाय के मूल्य से भी कम में आप पूरे करंट अफेयर की मंथली पैकेज की तैयारी अच्छे से हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी बनी हुई है जहां पर आप डेली पीडीएफ और क्वेरी आपके कोई है तो वहां से आप क्वेरी अपनी सॉल्व करवा सकते हैं। साथ साथ में जो पीडीएफ होती है, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहां से आप पीडीएफ को आसानी से डेली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अन्य हमारी जो पीडीएफ होती हैं उनको भी हम लोग वहां पर शेयर करते रहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर पर। हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस।
हिमाचल प्रदेश आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है, नहीं कि आज का मतलब है 15 अप्रैल, ठीक है, 15 अप्रैल 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मना रहा है। यहां हम बात करें तो 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर राज्य का गठन किया गया था। यानी कि हिमाचल प्रदेश इस बार कौन सा 2025 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? 78वां स्थापना दिवस मना रहा है। याद रखिएगा कब स्थापना हुई थी हिमाचल प्रदेश की? तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना 15 अप्रैल 1948 को हुई थी। 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 78वां स्थापना दिवस 2025 में सेलिब्रेट किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी, 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटे बड़े रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गई थी। चलिए आगे हम बात करें, एक खेल एक KGBV स्कीम, यानी कि जैसे एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक व्यंजन, उसी प्रकार से देखा जाए एक खेल एक KGBV स्कीम है। अब KGBV का फुल फॉर्म क्या होता है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ठीक है, एक खेल एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम, ये योजना है, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब वहीं देखा जाए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये GS पेपर 6 के लिए इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 5 के लिए भी। चलो GS पेपर 5 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, GS पेपर 5 के लिए किस पॉइंट के संदर्भ में इंपॉर्टेंट हो जाता है देखा जाए यहां पर, तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूं। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए परीक्षा में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए प्रमुख कदम की चर्चा करें। चर्चा करें, ऐसा प्रश्न आपकी UPPCS का जो मेंस एग्जाम है वर्ष 2024 के लिए, ठीक, शिक्षा से रिलेटेड सवाल आपसे परीक्षा में पूछता है। ठीक है, एक टॉपिक दे रखा है सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में शिक्षा का विकास, GS पेपर 5 में। अब GS पेपर 5 में जब आपकी शिक्षा का विकास दे रखा है तो यूपी स्पेशल करंट अफेयर के जो पॉइंट्स आप पढ़ रहे हैं उन पॉइंट्स को आप जब भी आप अपने परीक्षा में, जैसे देखिए ये उत्तर प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु, अब आप जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, ट्रेडिशनल चीजें लिखते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिला शिक्षा के लिए ये किया जा रहा है, महिला शिक्षा के लिए वो किया जा रहा है, वो सब आदर्श, बहुत आदर्शवादी चीजें हो जाती हैं कि ट्रेडिशनल चीज़ें आपने याद कर ली, उन्हीं चीज़ों को आप कोट करते बार बार हमेशा, जब एक कॉमन आंसर सा हो गया। टीचर क्या होता है, मेंस एग्जाम में एक एक लाइन पढ़ता है, आप एक एक लाइन पढ़े जाते हैं, तो जब एक एक लाइन पढ़ा जा रहा है तो आप एक एक लाइन को क्यों ना इनोवेटिव करें। अब उसको इनोवेटिव कैसे कर सकते हैं? उसको इनोवेटिव आप ऐसे कर सकते हैं कि ये सारे पॉइंट जो लिखा है ना, कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, अब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में देखा जाए तो जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं उनके विकास के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उठाया गया कदम है, उस कदम में देखा जाए तो एक खेल एक KGBV स्कीम जो है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पॉइंट को आप यहाँ पर इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आप बॉक्स बना के मेंशन करें या पॉइंट बना के मेंशन करें, या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई नई पहल एक हेडिंग डालिए, उसके अंतर्गत सीधे सीधे आप लिखिए एक खेल एक KGBV योजना। ठीक है, और यहाँ पर आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में, ठीक है, यहाँ पर देखा जाए 1243 करोड़ रुपए की बुनियादी व खेल सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इन विद्यालयों में एक खेल एक KGBV योजना की शुरुआत होगी। यानी कि जब इन योजनाओं का शुरुआत किया जाएगा तो बुनियादी स्तर पर देखा जाए तो जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होते हैं, ठीक है, वहां पर जो रचनात्मक खेल प्रवृत्ति है बालिकाओं में वो भी सुदृढ़ होगी, और बालिकाओं को देखा जाए तो बालिकाओं का समग्र विकास भी होगा। तो इसमें इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो महिला शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। ठीक है, आगे हम चर्चा करें, एक खेल एक KGBV योजना के पहले चरण में सभी जिलों में 2-2 KGBV में लागू किया जाएगा। हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल इत्यादि खेलों में छात्राओं की टीम बनाई जाएगी। उन्हें राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग है
प्रतिभाग करने के लिए उनको तैयार किया जाएगा। बेसिकली जो स्पोर्ट्स स्किल है वो डेवलप करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की जा रही है, ठीक है। और महिलाओं के सशक्तिकरण की दृष्टिकोण से, महिलाओं के शिक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत स्टार्ट किया जा रहा है। बालिका विद्यालय में जाहिर सी बात है, जानते हैं आवासीय विद्यालय होते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, तो आवासीय विद्यालय के दृष्टिकोण से, महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से ये सारे पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में आप इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे देखें। 7 औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के भूखंड का बनेगा डेटाबेस, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो 7 औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, यहाँ पर जो भूखंड है ना, इन भूखंडों का डाटाबेस बनेगा। अब इस डाटाबेस बनाने का फायदा क्या होगा? देखिए, जब भी कोई इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसका डाटाबेस एकदम तैयार रहता है, क्रिस्टल क्लियर रहता है, तो सारी चीजें क्या होती हैं, अगर क्लियरेंस है तो वहां पर कोई औद्योगिक इकाई स्थापित करना है तो औद्योगिक स्थायी इकाई को स्थापित करने के लिए बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी औद्योगिक इकाई स्थापित करना चाहता है प्राइवेट सेक्टर का कोई व्यक्ति, तो जब डाटाबेस तैयार रहेगा तो डाटाबेस तैयार रहेगा, उसको अगर जो कहीं भूखंड खरीदना है, भूखंड पे कोई औद्योगिक इकाई स्थापित करनी है, तो किसी भी व्यक्ति को आसानी होती है, लाल फीता स्याही से ही बचा जा सकता है इन सब चीजों से। तो इसी वजह से देखा जाए तो अब इन भूखंडों का जो उत्तर प्रदेश के 7 औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, यहाँ पर भूखंडों का डाटाबेस जो है उसको बना के तैयार किया जाएगा। और ये आपके जीएस पेपर 6 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। खबर क्या है, खबर चर्चा कर ले। उत्तर प्रदेश के 7 औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में उद्योगों का डाटाबेस बनाने के साथ आवंटित भूखंडों की स्थिति भी इंटीग्रेट डेटाबेस तैयार किया जाएगा। यानी कि जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, इन औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में होगा क्या कि यहाँ पर तो उद्योगों का डाटाबेस तो बनाया ही जाएगा, साथ ही साथ जो वहां पर भूखंड है, भूखंड जो आवंटित किए गए उद्योगों के लिए, ठीक है, उनकी भी स्थिति का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। आगे हम देखें, भूखंडों के इस्तेमाल की स्थिति का आकलन करने के लिए एजेंसी को नियुक्त किया जाएगा। मांग की तुलना में सप्लाई के लैंड बैंक संकट से जूझ रहे औद्योगिक विकास विभाग को इससे रियल टाइम वास्तविक तस्वीर मिलेगी। मतलब होगा क्या कि जो लैंड बैंक संकट से जूझ रहे हैं, ठीक है, उद्योग है, तो उद्योगों को क्या होगा कि औद्योगिक विकास विभाग है उसको रियल टाइम का डाटा मिलता रहेगा हमेशा, कि कहाँ पर कितनी जमीनें खाली हैं, किसको अलॉट किया जा सकता है, कौन सी जमीन है जो यूज में है, कौन सी जमीन यूज में नहीं है। ये सब चीजें औद्योगिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो जब भी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास के बारे में चर्चा आए तो वहां पे आप इन पॉइंट को लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 7 औद्योगिक विकास प्राधिकरण है उनके भूखंडों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। जैसे ही आप एक पॉइंट लिखेंगे, सीधे सीधे एग्जामिनर के दिमाग में बैठ जाएगा कि आप हर चीज से पल पल अपडेट रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें। ब्यौरा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको आप यूपी सीडा कहते हैं। न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो नोएडा है, नोएडा का फुल फॉर्म क्या है? नोएडा का फुल फॉर्म है न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा का। तो ग्रेटर नोएडा का फुल फॉर्म क्या है? ग्रेटर नोएडा। अब यहां पर देखा जाए जो न्यू ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है। यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में बात कर ले तो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा। यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा, और सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको आप सीडा कहते हैं, यहां से लिया जाएगा। जो ब्यौरा है ये इन्हीं 7 जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, इन्हीं 7 औद्योगिक विकास प्राधिकरण के ब्यौरा लिया जाएगा। यहीं पर देखा जाएगा कौन से इंडस्ट्रियल एरिया में कितनी जमीनें, कौन सा भूखंड है, उसका डाटाबेस तैयार किया जाएगा। चलिए अगली खबर पे चर्चा करें तो ये भी यूपीएसएसएल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, और उत्तर प्रदेश सरकार का जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, ट्विटर हैंडल है, वहां से इसको पोस्ट किया गया था। चर्चा कर ले यहाँ पर। तो फंड आकर्षित करने में यूपी देश में पहले नंबर पर है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए दैनिक जागरण की खबर है, चर्चा कर ले। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेज सुधार होने से बैंकों ने उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं को वित्तपोषण करने में रुचि दिखाई है, ठीक है। आगे चर्चा कर ले। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगस्त 2023 की रिपोर्ट में फंड आकर्षित करने में 16.2% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो ये अगस्त 2023 की आरबीआई की एक रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में बताया गया कि उत्तर प्रदेश जो है ये फंड आकर्षित करने में 16.2% की हिस्सेदारी, यानी पूरे भारत में सबसे ज्यादा फंड जो आकर्षित किया अपनी ओर, किसने किया? उत्तर प्रदेश ने किया। जो पूरा टोटल था उस टोटल में देखा जाए तो 16.2% हिस्सेदारी अकेले उत्तर प्रदेश की रही, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अकेले हिस्सेदारी रही फंड को आकर्षित करने में, और इसके साथ उत्तर प्रदेश जो था फंड आकर्षित करने में पूरे भारत में नंबर 1 पर रहा। आगे चर्चा करें। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है ये 27.5 लाख करोड़ रुपए की है। इस टाइम देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार है वो कितना है? 27.5 लाख करोड़ का आकार है। वहीं पर हम बात कर ले, यह देश की दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है।
हम बात करें पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, तो पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जो है नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर कौन है, अपना यूपी है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए 27.5 लाख करोड़ के साथ देखा जाए तो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहाँ पे गलत दिख गया है, योगी होगा। ठीक है, योगी आदित्यनाथ की मंशा के मुताबिक 2030 तक राज्य को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में सभी विभाग काम कर रहे हैं। नीति आयोग द्वारा राजकोषीय स्थिरता पर जारी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश फ्रंट रनर राज्य की श्रेणी में रखा गया। ये पॉइंट याद रखिएगा, इसको आप एज अ वैल्यू एडेड मटेरियल यूज कर सकते हैं जब उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश के विकास, ठीक है, विकासात्मक चरण को आप दर्शाएं तो वहां पर आप इन पॉइंट को लिख सकते हैं कि नीति आयोग के द्वारा जो राजकोषीय स्थिति पर रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है, उसमें देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो था इसको नीति आयोग के द्वारा फ्रंट रनर की कैटेगरी में शामिल किया गया है, फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है। आगे देखें, रिजर्व बैंक ने अपनी कर प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश को, जो कर प्राप्तियां होती हैं, ठीक है, कर प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश को किस स्थान पर रखा, सेकेंड रैंक पर रखा। कर प्राप्तियों में दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का, पहला स्थान किसका है, महाराष्ट्र का है। वहीं पर देखें तो ऋण और जमा अनुपात जो सीडी रेशियो होता है उसमें भी अच्छा खासा उत्तर प्रदेश में सुधार हुआ है। 2016-17 में यह 46% था, यानी कि जो ऋण और जमा अनुपात था वो 2016-17 में कितना था, 2016-17 में ये 46% था, जो 2024 में बढ़ के कितना हो गया, तो 2024 में ये बढ़ के हो जाता है 61%। और वहीं पर देखा जाए तो मौजूदा वित्त वर्ष में, यानी कि 2025-26 का जो वित्त वर्ष है, सरकार के द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि इसको, ठीक है, 67 से 70% तक का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जो जमा और ऋण का अनुपात है, ठीक है, सीडी रेशियो है, इस सीडी रेशियो को हम लोग 67 से लेके 70 तक, कितना, 67 से लेके 70% तक लक्ष्य रखा गया कि इतना हम कर लेंगे। ठीक है, जो 46% था, 46% से बढ़ के कितना हो जाएगा, 67 से 70% तक हो जाएगा। चलिए आगे बात करें, इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जो जेम्स एंडरसन है, ये है जेम्स एंडरसन, इनको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। यहां पर चर्चा कर ले तो इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया, जो कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे ऋषि सुनाक, इनकी इस्तीफा सम्मान सूची का हिस्सा था। ठीक है, इस्तीफा सम्मान सूची क्या होता है इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। यहां पर हम चर्चा करें, एंडरसन इस सूची में जगह बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। 42 वर्षीय एंडरसन ने पिछले वर्ष टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। उन्होंने 704 विकेट लिए। जो जेम्स एंडरसन है उन्होंने टोटल कितने विकेट लिए हैं, 704 विकेट लिए हैं। सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। देखा जाए तो जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज है। ठीक है, जो टेस्ट क्रिकेट होता है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है, 704 जेम्स एंडरसन के नाम पर है। पिछले साल ही इन्होंने संन्यास ले लिया था। आगे बात करें, जो प्रधानमंत्री का इस्तीफा सम्मान सूची जो होता है उसके बारे में आपको बता दूं तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा सम्मान सूची ऐसा सम्मान है जो ब्रिटेन के निवर्तमान, यानी कि जो पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके त्यागपत्र के पश्चात उनके आदेश पर दिया जाता है। यानी कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके आदेश पर जो सम्मान दिया जाता है कि किसको किसको दिया जाए, नाम सुझाए जाते हैं, तो उसी सूची में देखा जाए तो जेम्स एंडरसन का नाम शामिल था। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस्तीफा सम्मान है, इस्तीफा सम्मान के बारे में आप समझ गए कि जो पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं ना, उनके द्वारा कुछ नाम सुझाए जाते हैं, उन्हीं को जो ये डेमहुड, नाइटहुड की उपाधियां होती हैं, ये सब प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए ऐसी सूची में प्रधानमंत्री वर्तमान सम्राट से प्रतिष्ठित लोगों को पीआरएज, नाइटहुड, डेमहुड तथा अन्य पुरस्कार प्रदान करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। ठीक है, तो वही जो वर्तमान सम्राट थे उनसे अनुरोध किया गया कि जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया जाए, तो नाइटहुड की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है। अब देखा जाए अब इन्हें क्या कहा जाएगा, इन्हें जेम्स एंडरसन नहीं, सर जेम्स एंडरसन कहा जाएगा। इनके नाम के आगे जब किसी व्यक्ति को नाइटहुड की उपाधि प्रदान कर दी जाती है तो उसके बाद उसके नाम के आगे सर लगता है। ठीक है, सर जेम्स एंडरसन। चलिए आगे देखें, जो डस्ट लीग अभ्यास है, अब यहां पर डस्ट लीग 2025 के बारे में चर्चा कर ले तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का छठा संस्करण, देखा जाए तो इसका 5वां जो संस्करण हुआ था, 5वां संस्करण ये कहां पर हुआ था, तो 5वां संस्करण हुआ था उज्बेकिस्तान में। ठीक है, उज्बेकिस्तान में हुआ था 5वां संस्करण। ठीक, 15 से 24 अप्रैल 2024 के बीच में उज्बेकिस्तान में 5वां संस्करण आयोजित किया गया था। उसके पूर्व देखा जाए जो चौथा संस्करण था वो फरवरी 2023 में आयोजित किया गया था। और इस बार देखा जाए तो 2025 में कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है,
छठवां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। कहां पर आयोजित हो रहा है ये भी देख लेते हैं। तो छठवां संस्करण जो है ये 15 से 28 अप्रैल 2025 तक फॉरेन ट्रेनिंग नोड औंध पुणे में आयोजित किया जाएगा। कहां पर? पुणे में आयोजित किया जा रहा है, पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है, और युद्ध अभ्यास से रिलेटेड सवाल तो आपकी परीक्षा में पूछते ही हैं, महीना पूछता है। यूपीपीसीएस 2024 का आपने पेपर देखा हो तो 2024 के पेपर में जो मंथ था, मंथ पूछ लिया किस मंथ में कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ। तो मैं आपको जब भी, अभी मैं जब से पढ़ाना डेली करंट अफेयर स्टार्ट किया तब से मैंने आपको हर बार बताया है कि जब भी आप देखें करंट अफेयर में ये पॉइंट आप देखें, ठीक है, तो इसका मंथ जरूर देख लिया करिए, क्योंकि आयोग ने एक बार पूछ लिया है, फिर किस प्रकार से उसका मूड परिवर्तित हो जाए, मूड स्विंग कर जाए तो बात अलग है। अगर उसका मूड परिवर्तित फिर से हुआ और वो किसी दूसरे प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया, उसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इस चीज को तो लेकर चलेंगे कि जिसपे उसने पूछ लिया है प्रश्न, संभावना है कि भविष्य में वैसा प्रश्न फिर से पूछ ले। तो इस वजह से ये पॉइंट याद रखिएगा। अप्रैल महीने में 15 से 28 अप्रैल, ठीक है, 15 से 28 अप्रैल तक फॉरेन ट्रेनिंग नोड औंध में आयोजित होगा। यहां पर देखा जाए तो आज से स्टार्ट हो रहा 10 लीग अभ्यास। चलिए आगे हम बात करें, सरकारी स्कूलों में अब 1 वर्ष के लिए जो कौशल प्रशिक्षण कोर्स है इसको प्रदान किया जाएगा। जो भी सरकारी स्कूल है, ठीक है, इंटरमीडिएट तक के स्कूल है, देखा जाए तो मुख्यमंत्री जो उद्यमी योजना है, ठीक है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसमें 5 लाख रुपए तक का जो लोन की व्यवस्था की गई थी, उसमें क्या था, उसमें एक पॉइंट ये मेंशन था कि लोन उन्हीं व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा, जैसे 5 साल में 5 लाख लोगों को लोन प्रदान किया जाना है, हर वित्त वर्ष में 1 लाख लोगों को लोन प्रदान किया जाना था। ठीक है, उसमें एक टर्म एंड कंडीशन ये है कि टर्म एंड कंडीशन सबसे महत्वपूर्ण यही लगा रखी है कि अगर आप जो कौशल विकास योजना होता है उसके अंतर्गत देखा जाए, आपने प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तभी आप उसके योग्य है जो लोन सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है कि स्कूली जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूलों में भी कौशल प्रशिक्षण का जो ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग दिया जाएगा, कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, कोर्स संचालित किए जाएंगे। तो यहाँ पर चर्चा कर ले। अब ये आपके जीएस पेपर 5 के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, जीएस पेपर 5 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉइंट क्या है, चर्चा कर ले। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा माध्यमिक स्कूलों में अब विद्यार्थियों को वर्ष भर में 400 से 450 घंटे का सर्टिफिकेट कोर्स का प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। यानी कि जो कौशल विकास के अंतर्गत देखा जाए, जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है उसका प्रशिक्षण भी आपको माध्यमिक स्कूलों में दिला दिया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत, ये पॉइंट याद रखना। और इससे फायदा आपका क्या होगा, फायदा आपको ये होगा कि भविष्य में आप लोन लेना चाहते हैं तो अगर जो आप कॉलेज से, जैसे ही आप स्कूल से निकले, आपने इंटर पास किया, इंटर पास करके आप निकले, फिर उसके बाद आप तुरंत मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत देखा जाए आप अपना खुद का स्वयं का उद्यम स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट पर चर्चा कर ले। उन्हें प्रतिदिन 1.5 घंटे की ट्रेनिंग देना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण पूरा करने वाले विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। इससे एक फायदा और होगा कि जो ड्रॉप आउट की समस्या होती है, ठीक है, ड्रॉप आउट की समस्या होती है, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है, घटता है, वो सारी चीजें भी नहीं घटेंगी। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी जो होती है उस प्रकार से इसको देखा जा रहा है कि जो कौशल प्रशिक्षण कोर्स है अगर माध्यमिक विद्यालयों में जोड़ दिया जाएगा तो जो लड़के ड्रॉप आउट, जो बच्चे हैं, बालिकाएं हैं, जो ड्रॉप आउट कर देते हैं क्लास छोड़ के, मतलब क्लास छोड़ के चले गए, बंक कर गए या फिर स्कूल छोड़ दिया, तो वो सारी समस्याओं से भी निजात यहाँ पर मिल सकती है। आगे बात करें, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र को डिजिटल लॉकर, ठीक है, जो डिजिटल लॉकर होता है, एकेडमिक क्रेडिट बैंक और ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी कि अपार आईडी में उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि इसका ऑनलाइन सत्यापन आसानी से किया जा सके। जो यहाँ पर प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा वो विद्यार्थियों के जो डिजिटल लॉकर होते हैं उनमें प्रदान कर दी जाएगी, एकेडमिक क्रेडिट बैंक जो होता है बच्चों का उसमें दे दिया जाएगा, या जो उनकी अपार आईडी होती है जिसमें पूरा डाटाबेस होता है उस डाटाबेस में भी इन सब चीजों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। कानपुर में 3 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो मोदी जी के द्वारा देखा जाए 24 अप्रैल को कानपुर में 3 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। वो 3 बड़ी परियोजनाएं कौन सी हैं जाने रही, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। जब उद्घाटन होगा और इससे अन्य निकल के अन्य खबरें आएंगी तब उनको हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप यहां पर देखें तो मेट्रो का, जो कानपुर मेट्रो का दूसरा फेज है उसका उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही साथ जो पनकी पावर प्लांट है, ठीक है, पनकी पावर प्लांट है, इसका उद्घाटन किया जाएगा। और न्यावेली लिग्नाइट पावर प्लांट जो है इसको भी जनता को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये 3 जो प्रोजेक्ट है, नवेली लिग्नाइट पावर प्लांट, इसको भी समर्पित किया जाएगा।
पनकी पावर प्लांट है, इसको भी जनता को समर्पित किया जाएगा। और मेट्रो के दूसरे फेज का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर जो देखा जाए तो कानपुर में जो 3 बड़ी परियोजनाएं हैं उनका जो उद्घाटन है कब किया जा रहा है, 24 अप्रैल को किया जाएगा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और तीनों प्रोजेक्ट का नाम याद रखिए। चलिए आगे देखें। प्रख्यात लेखिका और आलोचक निर्मला जैन का आज निधन हो गया है। ठीक है, देखा जाए तो आज तड़के सुबह 15 अप्रैल के दिन ही, ठीक है, देखा जाए तो प्रख्यात लेखिका और आलोचक निर्मला जैन का निधन हो गया। वो 93 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। ठीक है, 1932 में इनका जन्म हुआ था और 2025 में इनका देहांत हुआ है। यहाँ पर चर्चा करें, इनकी कुछ कृति को जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दिल्ली शहर दर शहर, ठीक है, ये इनका संस्मरण है। दिल्ली शहर दर शहर इनका संस्मरण है। और साथ ही साथ जमाने में हम, ये इनकी आत्मकथा है। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि प्रख्यात लेखिका आलोचक निर्मला जैन का 15 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। इनकी आत्मकथा का नाम जमाने में हम। ठीक है, इनकी आत्मकथा का नाम जमाने में हम। ठीक है, कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, या कोई नहीं सही है? तो यहां पर देखा जाए, यहां पर दोनों कथन सही है कि इनका जो निधन हुआ वो 15 अप्रैल 2025 को हुआ। और साथ ही साथ देखा जाए तो जमाने में हम जो कृति है ये इनकी आत्मकथा है। ठीक है, आगे बात करें। फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 के विजेता। अब यहां पर देखा जाए फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 जो है इसके विजेता कौन है? तो मैग्नस कार्लसन। यहां पर देखा जाए विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने फ्रांस के पेरिस में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब जीत दिया। सबसे पहले तो ये याद रखो, जो फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता हुई थी इसका आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आयोजन हुआ था पेरिस में। और इसको जीता किसने है? तो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। मैग्नस कार्लसन किस देश के खिलाड़ी है? ये नॉर्वे के खिलाड़ी है। यहाँ पर देखिए नॉर्वे के खिलाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने जीत लिया है पेरिस फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम टूर के विनर है ये। ठीक है, चलिए आगे देखें। उन्होंने अमेरिका के ग्रैंड मास्टर हिकारू नाकामूर, ठीक है, हिकारू नाकामूरा को पराजित किया है। हिकारू नाकामूरा का संबंध कहां से है? याद रखिएगा, ये अमेरिका के हैं, अमेरिका के ग्रैंड मास्टर है। आगे हम बात कर ले, जो मैग्नस कार्लसन है इनको क्या मिला? तो पुरस्कार राशि के तौर पर इनको 2 लाख अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार मिला है। और वहीं पर देखा जाए तो हिकारू को 1,40,000 रुपए अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पुरस्कार राशि है, पुरस्कार राशि भी याद रखिएगा। आगे बात करें, भू भारती राजस्व पोर्टल। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा भू भारती राजस्व पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो भू भारती राजस्व पोर्टल जो है ये स्टार्ट किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। आगे हम बात कर ले रेवंत रेड्डी, ठीक है, के रेवंत रेड्डी जो है, रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में भू भारती राजस्व पोर्टल का शुभारंभ किया। कहां पर किया गया है भू भारती राजस्व पोर्टल का शुभारंभ? तो भू भारती राजस्व पोर्टल का शुभारंभ हैदराबाद में किया गया है। किसके द्वारा किया गया? रेवंत रेड्डी के द्वारा किया गया। आगे चर्चा कर लें, पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो पोर्टल का उद्देश्य राज्य में भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता लाना है। राज्य में जो भी भूमि है, ठीक है, जो भी सरकारी भूमि है, उन सरकारी भूमि का एक बेसिकली डाटाबेस तैयार किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार में देखा जाए 7 औद्योगिक क्षेत्र जो है, उन 7 औद्योगिक क्षेत्र के जो भूखंड है उनका अभिलेखिया तैयार किया जाएगा, डाटाबेस तैयार किया जाएगा। सेम उसी प्रकार से तेलंगाना सरकार के द्वारा भू भारती राजस्व पोर्टल स्टार्ट किया गया। और इस भू भारती राजस्व पोर्टल का काम ही यही है कि जो भी लैंड है उनका अभिलेख तैयार किया जाए, जिससे होगा क्या कि भू अभिलेखों में पारदर्शिता आएगी। भू भारती पोर्टल विवाद मुक्त राजस्व नीति के माध्यम से भूमि से जुड़े मुद्दों का स्थायी समाधान कर देगा। ठीक है, जो भी विवाद हो जाते हैं कि ये सरकारी जमीन है, ये सरकारी जमीन नहीं है, या कोई सरकारी जमीन थी अब उस पर किसी ने कब्जा कर लिया, ठीक है, तो जब भू भारती पोर्टल है इस पर सारे डाटाबेस उपलब्ध होंगी, कौन सी जमीन सरकारी है, कौन सी जमीन सरकार की नहीं है, कौन सी किसी की निजी जमीन है, व्यक्तिगत जमीन है, उन सब का डाटा होगा। तो इससे क्या होगा कि जो विवाद होता है, ठीक है, आपसी विवाद जो होते हैं, मुकदमे चलते रहते हैं, उनसे निजात मिलेगी। और इससे क्या होगा कि इससे भूमि से जुड़े जो मुद्दे हैं उनका स्थायी समाधान निकल पाएगा। चलिए आगे हम बात करें, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शुभंकर का अनावरण किया गया है। यहां पर देखा जाए जो खेलो इंडिया यूथ गेम है, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका टैगलाइन क्या है? सबसे पहले तो टैगलाइन इसका जान लीजिए। इसका टैगलाइन है खेल के रंग बिहार के संग। क्या? खेल के रंग बिहार के संग इसका टैगलाइन है। ठीक, और इसका आयोजन कब से किया जा रहा है? तो यहां पर हम चर्चा कर ले, नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शुभंकर और उसके लोगो का अनावरण किया है। ठीक है, जो लोगो है, लोगो का अनावरण किया है, और जो शुभंकर है, शुभंकर का अनावरण किया गया है। यहां पर हम बात कर ले, जो शुभंकर है,
ठीक, शुभंकर को आप देखिए यहाँ पर, शुभंकर गज सिम्हा, ठीक है, जो गज सिम्हा है, नाम क्या है, गज सिम्हा। गज सिम्हा याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जो बिहार में आयोजित किया जा रहा है, उसमें शुभंकर का नाम क्या है, गज सिम्हा नाम है, ठीक है। और जो क्या है, बेसिकली हाथी और शेर का सम्मिश्रित प्रतीक है, हाथी और शेर का सम्मिश्रित प्रतीक है यहाँ पर देखा जाए। आगे हम बात कर ले, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है 2025, इसका आयोजन बिहार के विभिन्न शहरों में 4 मई से लेकर 15 मई तक किया जाएगा। 4 मई से 15 मई के बीच में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार के विभिन्न शहरों में किया जाएगा। इसका शुभंकर का नाम क्या है, गज सिम्हा, नरसिम्हा नहीं, गज सिम्हा, ठीक है। और उसके साथ साथ में इसका टैगलाइन क्या है, टैगलाइन है खेल के रंग बिहार के संग। तो यहां पर देखा जाए जो अनावरण है किसके द्वारा किया गया, शुभंकर का, मनसुख मांडवीय और नीतीश कुमार। यहां पर आप देख सकते हैं, यह है नीतीश कुमार जी, यह है मनसुख मांडवीय जी, और यहां पर यह है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, तीनों लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें, यहां पर आज की अंतिम खबर क्या है, एक लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है, इसका नाम क्या है, MK2A। चर्चा करें, भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसने उच्च ऊर्जा वाली लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली DEA का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आगे हम चर्चा करें, यह हथियार प्रणाली हवा में मौजूद लक्ष्यों को निशाना बनाकर नष्ट कर सकती है। हवा में कोई भी अगर जो टारगेट है, तो ये जो हथियार प्रणाली है लेजर वेपन सिस्टम है बेसिकली। आप जैसे स्टार वार होता था, स्टार वार आपने देखा होगा, ठीक है, स्टार वार मूवी, स्टार वार सीरीज आपने देखी होगी, जब आप अगर मेरे ही एज के हैं या मुझसे छोटे बड़े हैं या अभी जेनजी हैं, ठीक है, 90s के हैं, तो आपने स्टार वार के बारे में सुना होगा। तो स्टार वार के बारे में आपने सुना होगा, बेसिकली जैसे आप छोटे रहे होंगे तो आर्यमान एक सीरीज आती थी, आर्यमान सीरीज आती थी, तो उसके पास एक लेजर वेपन था, तलवार उसकी थी, वो लेजर वेपन के तौर पर कार्य करती थी। जैसे वो बटन दबाता था तो तलवार उसकी लेजर के माध्यम से निकल आती थी। सेम वैसे ही है ये लेजर वेपन सिस्टम, भारत ने इसको टेस्ट किया है और इसकी जो क्षमता है वो 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर तक अगर इसने कोई भी टारगेट देखा, डिटेक्ट कर लिया, तो ये हवा में उसको मार के गिरा सकता है, ठीक है। और ऐसा करने वाला ये दुनिया का चौथा देश बन गया है। यहाँ पर देखा जाए तो यह हथियार प्रणाली हवा में मौजूद लक्ष्यों को निशाना बनाकर उनको आसानी से नष्ट कर देती है। चौथा देश बन गया है ऐसा करने वाला। भारत से पहले देखा जाए तो रूस, चीन और अमेरिका ने इस क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन भी किया है, ठीक। जो क्षमता है उस क्षमता का प्रदर्शन रूस, चीन और अमेरिका के द्वारा किया जा चुका है। हालांकि इजराइल के पास भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे आयरन डोम सिस्टम वगैरह जो है, तो वो सिस्टम ऐसे है, ठीक है, लेजर डोम सिस्टम। अब लेजर डोम सिस्टम जो है वो भी लेजर प्रक्रिया पर ही कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए ऑफिशियली अगर जो प्रदर्शन किया है किसने किसने, तो रूस, चीन और अमेरिका ने किया है। आगे हम बात करें, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा आंध्र प्रदेश के कुरनूल में, कहां पर इसका परीक्षण किया गया, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में 30 किलोवाट की लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली MK2A का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यहां पर कुरनूल की जगह चांदीपुर उड़ीसा दे सकता है, ठीक है। परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको दिग्भ्रमित करने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए चांदीपुर उड़ीसा दे सकता है, जिससे आपको लगेगा कि हाँ चांदीपुर उड़ीसा में तो परीक्षण होते ही हैं, टिक कर देते हैं, सही होगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में 30 किलोवाट के लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली MK2A का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, ठीक है। यहां पर हम बात करें, जो MK2A है, इस प्रणाली को DRDO के उच्च ऊर्जा प्रणाली और विज्ञान केंद्र हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से इसको विकसित किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा, जो DRDO का उच्च ऊर्जा प्रणाली और विज्ञान केंद्र है, ठीक है, ये हैदराबाद में अवस्थित है। इसके द्वारा जो भारतीय उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर विकसित किया गया है। और इस प्रणाली की जो ये हथियार है, इस हथियार प्रणाली की जो क्षमता है, कितना है, रेंज जो है ये 5 किलोमीटर है। ये रेंज जरूर याद रखिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई भी इसको एनिमी डिटेक्ट होता है तो ये हवा में उसको डिटेक्ट करके नष्ट कर सकता है, हवा में ही लेजर के जरिए, ठीक है। और एक चीज आप जाने रहिए, जैसे तोप है, गोले हैं, मिसाइल है, रॉकेट है, ये सब आपको बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। लेकिन जो लेजर वेपन सिस्टम होता है ना, लेजर वेपन सिस्टम सबसे सस्ता है। जितने में मतलब आप मान के चलिए कि 1000 से 2000 रुपए वन शॉट के पड़ते हैं लेजर वेपन सिस्टम में। 2000 रुपए का आप समझिए कि दीपावली में जो आप लड़ियां और फुलझड़ियां जलाते हैं 2000 रुपए में, उतने में आप किसी
दुश्मन देश का टारगेट या कोई मिसाइल दिख जाएगा, हेलीकॉप्टर दिख जाएगा 5 किलोमीटर एरिया में, 5 किलोमीटर के रेडियस में, तो आप उसको 2000 में गिरा के खत्म कर सकते हैं, जितने में आप फुलझड़ियाँ जला देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आइए कुछ प्रश्नों पे चर्चा कर लेते हैं। आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है कि जेम्स एंडरसन को हाल ही में किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? बैरन, डेमहुड, नाइटहुड या लॉर्ड? यहाँ पर देखा जाए 4 ऑप्शन है, 4 में से क्या सही है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है डस्ट लीग 2025, ठीक है, डस्ट लीग 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? जो डस्ट लीग होता है ये भारत और किस देश के बीच में होता है ये आपको बताना है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस या तजिकिस्तान? आगे हम चर्चा करें कानपुर में 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री के द्वारा किन 3 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा? कौन सी परियोजना है? आईआईटी, एम्स, एक्सप्रेसवे। बी कह रहा है मेट्रो फेज 2, पनकी पावर प्लांट, न्यावेली लिग्नाइट प्लांट। सी कह रहा है रेलवे कॉरिडोर, वाटर प्लांट, सौर ऊर्जा पार्क। डी कह रहा है मेडिकल कॉलेज, सेज, स्मार्ट सिटी। ठीक है, तो इन जो 4 ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जीआई टैग से हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने उत्पाद सम्मानित किए गए हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश के कितने जीआई टैग अभी हाल ही में अप्रैल में इसी महीने में प्रदान किया गया है, इसको भी आप बता सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन रखा गया है 15, 18, 21 या 25। ठीक है, और इसी के साथ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है 77 जीआई टैग के साथ भारत में सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला राज्य बन गया है। ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश के 21 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें देखा जाए तो भरवा मिर्च और साथ साथ में तबला इत्यादि को प्रदान किया गया जीआई टैग। वहीं पर देखा जाए 21 वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया, जिससे भारत उत्तर प्रदेश में जो जीआई टैग वाले आइटम थे इनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई? 77 हो गई है। दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर तमिलनाडु का स्थान आता है। किसका? परीक्षा में आपसे पूछ ले दूसरे नंबर पर कौन, तो दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, पहले नंबर पर है अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, और वहीं पर देखा जाए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जीआई टैग जो है वो कहाँ या किस जिले के उत्पादों को मिले हैं? तो सबसे ज्यादा जो जीआई टैग है वो बनारस। ठीक है, बनारस काशी क्षेत्र जो है, काशी क्षेत्र के उत्पादों को सबसे ज्यादा जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। अगला है निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका का 15 अप्रैल 2025 को निधन हो गया? मृदुला गर्ग, निर्मला जैन, प्रभा खेतान, ममता कालिया। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्री स्टाइल शतरंज ग्लैंड स्लैम 2025 के विजेता कौन बने? विश्वनाथन आनंद, हकूरी हिकारू, ठीक है, हिकारू नाकामुरा, मैग्नस कार्लसन या फेबियानो कारुआना। क्वेश्चन नंबर 7 है भू भारती पोर्टल का उद्देश्य क्या है? बाढ़ चेतावनी प्रणाली, जमीन की पारदर्शिता सुनिश्चित करना, सौर ऊर्जा की मैपिंग करना या वन संरक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 8 है हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अप्रैल, 1 नवंबर या 14 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 9 है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर गज सिम्हा में किन 2 प्राणियों का सम्मिश्रण है? बाघ और गैंडा, शेर और हाथी, शेर और गधा, हाथी और भालू। क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम सवाल है कि MK2A लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण भारत में कहां किया गया? पोखराण, चांदीपुर उड़ीसा, कुरनूल आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा, ठीक है, आंध्र प्रदेश। बताइए कहां पर किया गया है? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आप कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, तो इसी वजह से मैंने भी क्वेश्चन पूछ लिया है। इन प्रश्नों का 10 प्रश्न है, 10 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप लिख के बता सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप जब सवालों का जवाब दें मर्यादित तरीके से दिया करें, अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे और कमेंट बॉक्स को मर्यादित रखेंगे। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, पसंद आए तो लाइक किया करिए, क्योंकि जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है अगर आप लाइक करते हैं, वीडियो पसंद आता है, लाइक करते हैं, तो आगे भी लोगों को रिकमेंड करता है। तो इसी वजह से अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।